हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्ज़ाम पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये यूपीपीसीएस डेट कैंसिल हो गया है और अभी न्यू डेट अभी नहीं आया है। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं ध्येय आईएएस का। ये ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट है, यूपीपीसीएस का और आरओ का। दोनों पेपर हमारे क्या हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। दोनों पेपर हमारे कैंसिल हुए हैं और हम इसका अब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ध्येय आईएएस का है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहेंगे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को इनके स्थापित पारित होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात आपको इन चारों का आपको डेट पता होना चाहिए। इनके कालक्रम पूछ रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, बधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, आम आदमी बीजा योजना और आश्रय बीमा योजना। तो जो ग्रामीण अवस्थापन विकास है, इसका स्थापना हुआ था 1995-96 में। कब हुआ था? 95 या 96 में हुआ था। जो बधुआ मजदूरी है ये हुआ था 1976 में, 1976 में। और आम आदमी बीमा योजना हुआ था 2007 में, 2007 में। और आश्रय बीमा योजना हुआ था 2001 में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? बधुआ मजदूरी 1976। 76 के बाद आएंगे 96 पे। इसके बाद मतलब 76 का मतलब ऑप्शन 2 से स्टार्ट है। 2 के बाद 1, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 1, सबसे पहले 2 हुआ था, 1 हुआ, ये हुआ था 1976, 95 96 में। आम आदमी बीमा योजना हुआ था 2007 में और आश्रय बीमा 2001 में। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह कि निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ऐसे प्रश्न बनते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हमारे पास है ऑप्शन 5वीं, 6वीं, 4थी और 7वीं। 4 पंचवर्षीय योजना हमारे पास हैं। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुआ था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, स्वच्छ जल, ईटीसी थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। कह रहा है कि भारत में रुपया पूंजी खाते का पूर्ण परिवर्तनीय है। दूसरा है कि चालू खाते पर रुपये को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका है। तो इसमें जो है भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। और चालू खाते पर परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है, दोनों नहीं सही है। हमारे ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जनगणना से है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक राज्य केंद्र शासित में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी? ये ऐसा पूछ रहा है कि वैसे स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों से क्या है? कम है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जनगणना 2011 के अनुसार जिसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल में क्या है कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिला हैं। इसके बाद अगर पूछता ऑप्शन तो पुदुचेरी। इसमें 1000 महिला पर 1000 महिला पर 1000 पुरुष पर 1037 महिला हैं पुदुचेरी में। और केरल में 1000
पुरुष पर 1084 महिला हैं। तो अधिक किस में है? केरल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी हमारा दोनों इसमें, हमारा ऑप्शन ए सी दो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस एक निपुणता प्राप्त करने हेतु होता है? देखिए, एक बनेठी एक कला है। बनेठी क्या है? एक कला है जिस संबंधित किससे है? चित्रकला से, हस्तशिल्प से, तलवारबाजी से या चिकनकारी से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो ये बनेठी जो कला है ये तलवारबाजी से संबंधित है। किस संबंधित है? तलवारबाजी से। जो जिसको तलवारबाजी, ये बनेठी एक कला है। वैसे तलवार अब बहुत कम रह गए हैं, पहले के रहे होंगे, अब दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूची मिलाना है खनिज और क्षेत्र हैं। किस क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं? बताइए। तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा वैसे पाया जाता है सोनराई। कहाँ पे? सोनराई। और सोनराई है कहाँ पर है? ललितपुर में। ललितपुर में सोनराई कहाँ पर है? ललितपुर में। इसके बाद आएगा नॉन फायर प्लास्टिक। जो नॉन फायर प्लास्टिक है यह है मकरी खो। मकरी खो कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में। चूना पत्थर सबको पता है कजराहट। कजराहट कहाँ पर है? यही सोनभद्र। और कांच का बालू शंकरगढ़ मतलब प्रयागराज। अगर ये स्थान ना देता तो जिले का नाम दे देता, जिले में स्थान दे देता, तो आपको ऐसे करने था। तो हमारा कौन सा होगा? तांबा किस पे है? सोनराई, मतलब ए का तीसरा। और ये मकरी प्लास्टिक, मकरी खोप ए 3-1, सॉरी तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3-1-4-2, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? माहीगीर जनजाति, बताइए। माहीगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बिजनौर में। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। एक चीज़ और जानिए कि जो माहीगीर जनजाति है, एडिशनल जानकारी ले लेते हैं कुछ है, ये इस्लाम धर्म को मानती हैं। किस धर्म को? इस्लाम धर्म को मानती हैं। और ये इनका एक कार्य जो करते हैं, ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। ओके, माहीगीर जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ऑप्शन कह रहा है कि यह जैव समुदाय तथा आजीवीय वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वह एक ही दिशा में होता है, ठीक है। और जैव समुदाय तथा आजीवीय वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैव दोनों होते हैं। ये दोनों मिल के हमारे क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमारे क्या हुए ऑप्शन? हमारे जब दोनों मिलके जैव और अजैव दोनों मिलके बनाते हैं, प्लस ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में ही होता है, तो हमारे ऑप्शन दोनों सही, ऑप्शन हमारे सी होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारीय विकास के संबंध में असत्य कथन चुने। अच्छा, ये पहले हम समझते हैं धारीय विकास क्या होता है। देखिए, धारीय विकास वो होता है कि भावी पीढ़ियों, मतलब आने वाले समय में आज उसकी जो आवश्यकता है, आने वाले समय में किसी चीज़ की जो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक समझौता किए बिना आवश्यकता को पूरा किया जाता है। ये क्षमता से समझौता किए बिना आवश्यकता को पूरा किया जाता है, उसे धारीय विकास कहते हैं, ठीक है। हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है कि यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेटलैंड 1987 में प्रस्तुत की गई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। तो ये दोनों की दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। धारीय विकास का संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति में से क्या प्रभाव दिखाएगी। वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी। अपघटनकर्ता डिकम्पोजर जिसे बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में। तो ये अनुपस्थिति क्या है, निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी, बताइए क्या होगा। तत्वों के चक्रीकरण रुक जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा। जब अपघटनकर्ता, मान लीजिए अपघटनकर्ता क्या होते हैं, कोई जीव है, इसकी मृत्यु हो गई, उस पर अपघटनकर्ता सड़ते रहते हैं, उस पर वो खाते रहते हैं। ये चीज़ें अगर नहीं होगा तो तत्वों का जो चक्रीकरण है वो रुक जाएगा और वातावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। अर्थात हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। देखिए झील आया है, बहुत अच्छी अच्छी झीलें हैं। एक है मलाबी झील, टंगानिका झील, अल्बर्ट झील और रुडोल्फ झील। बताइए, सबसे पहले बताइए कि ये चारों झीलें हैं किस महाद्वीप के। ये चारों झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप के। किस महाद्वीप के, आप नोट कर सकते हो। ये चारों झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। दूसरी चीज, इसको अगर क्रम में हम लगाएं, एक क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आएगा रुडोल्फ झील। सबसे पहले क्या आएगा, रुडोल्फ झील। इसके बाद आएगा अल्बर्ट झील, ऐसे बनाया है, रुडोल्फ, अल्बर्ट, टंगानिका और मलाबी। आप देखेंगे तो 4, 2, 3, 1, हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये अफ्रीका की चारों झीलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं, मतलब चारों में से एक नहीं सुमेलित है और 3 सुमेलित हैं। हैनोवर जो होता है धातु रसायन के लिए होता है, उबरताल जो है ऊनी वस्त्र के लिए हुआ, टुलूज विमान उद्योग के लिए हुआ, लियोन्स रेशम उद्योग के। तो हमारा क्या हो जाएगा, हैनोवर। हैनोवर जो है कोयला के लिए नहीं है, यहाँ पे होगा धातु के लिए, ठीक है, धातु के लिए है हैनोवर। और उबरताल ऊनी, टुलूज विमान और लियोन्स रेशम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक बेनेलेक्स देशों में शामिल नहीं है। तो बेनेलेक्स देशों में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए बेनेलेक्स देशों में 3 शामिल हैं, लग्जमबर्ग भी शामिल है, बेल्जियम शामिल है और नीदरलैंड शामिल है, लेकिन पुर्तगाल नहीं शामिल है। एक शब्द आपने देखा होगा, इसके पहले हमने सेट करवाया था, उसमें एक आया था शब्द आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप में शामिल हैं। तो आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन शामिल हैं, उसमें शामिल है स्पेन और पुर्तगाल। तो पुर्तगाल इसमें था इसलिए हमने बता दिया। तो स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों मिल करके आइबेरिया प्रायद्वीप बनाते हैं, ओके। तो चले, ऑप्शन डी होगा इसमें, जो कि बेनेलेक्स में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। बताइए, चिली, कैलिफोर्निया, केप टाउन और बोलिविया। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, तो हमारा ऑप्शन होगा चिली में पाई जाती है, केप टाउन पाई जाती है, कैलिफोर्निया में पाई जाती है, बोलिविया में नहीं पाई जाती, बोलिविया में नहीं पाई जाती, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं यू आकार घाटी बनती कैसे है। देखिए ये भी आकार की जो घाटी होती है, भी आकार की जो घाटी होती है, ये घाटी जब ताप, दाब और जल नदियों के द्वारा कटाव हो जाता है, कटाव होने आने के बाद यही यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी भी आकार की घाटी में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यू आकार की घाटी जो है यही भी आकार घाटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ क्या देखा, एक है यू आकार की घाटी, एक है भी आकार घाटी। तो यू आकार से भी आकार घाटी बन जाती है। अब पूछ रहा है कि यू आकार घाटी पाई कहाँ जाती है, तो चूना क्षेत्र में, परिहिमानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र,
कहाँ पे पाई जाएगी बताओ। ये पाई जाती है हिमानी क्षेत्रों में। कहाँ पे? हिमानी क्षेत्रों में। और भी आकार घाटी पाई जाती है शैल क्षेत्र में, अर्थात कठोर क्षेत्र में, कठोर क्षेत्र में। ओके, तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। याद रखिए यू आकार घाटी हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है, बस इतना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, पहले याद कर लो कि असीर पर्वत श्रेणी पर कौन क्या स्थित है? मक्का स्थित है। मक्का मतलब मक्का मदीना जो वो स्थान है उसकी बात कर रही है। निम्नलिखित में से किस देश से युग में स्थित है? बताइए ये मक्का किस देश में है? सऊदी अरब कुवैत, सऊदी अरब इराक, सऊदी अरब बहरीन, सऊदी अरब यमन? बताइए। ये है सऊदी अरब यमन में। कहाँ पर है? सऊदी अरब यमन में है। तो असीर पर्वत श्रेणी में मक्का है जो कि सऊदी अरब यमन में इसका विस्तार है। और यहीं पर एक हवाई अड्डा पाया जाता है जिसका नाम है जिद्दा हवाई अड्डा। जिद्दा हवाई अड्डा, बस बोल तो रहा हूँ, जिद्दा हवाई अड्डा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो सऊदी अरब यमन में मक्का पाया जाता है, यहीं पर असीर पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन कह कि निम्नलिखित, देखिए जनजात दिया गया है, छेद दिया गया है, सरल है, सबको पता है। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाया जाता है। पिग्मी पाया जाता है कांगो बेसिन में। पिग्मी कहाँ जाता है? कांगो बेसिन में। मसाई पाया जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। और बंटू पाया जाएगा उप सहारा में। ठीक है, उप सहारा में, आप ऐसे ही नोट कर लो, ऑप्शन क्या जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं साइट्स। साइट्स क्या है बताओ? साइट्स के संदर्भ में सत्य कथन चुने। साइट्स है क्या? पहला कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। इसे 1986 में लागू किया गया था। यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। देखिए साइट्स जो है एक वन्यजीव संरक्षण समझौता है, ये भी सही है। और यह 1986 में लागू हुआ था, ये भी सही है। और साइट्स क्या करता है कि जो जीव हैं, जिन जीव की रक्षा कर दिया जाता है, उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नज़र रखता है कि उनके अंग पर कोई अवैध व्यापार ना हो सके। ओके, तो इसमें हमारा होगा 1, 2, 3, तीनों हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विचार करें। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है। देखिए कजरी कब पाया जाता है बताओ? पंचमी में। पंचमी कब होती है? अगस्त सितंबर में लगभग। तो उस समय क्या होता है? वर्षा ऋतु रहती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, लेकिन दूसरा नहीं सही है। ये अवध क्षेत्र नहीं, और भी क्षेत्र वहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इसका प्राचीन नाम दिया गया है और नगर दिया गया है। प्राचीन नाम और नगर। देखिए क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए महोदय श्री जो है ये प्राचीन नाम था, आज का जो है ये कन्नौज है। महोदय श्री प्राचीन नाम था, आज उसे हम कन्नौज कहते हैं। मधुपुरी जो है ये पहले मधुपुरी नाम था, आज का समय वो मथुरा है। कानपुर को ही हम कानपुर कहते हैं। और बलवंत नगर जो है ये आज का क्या है? बुलंदशहर नहीं है, यह है झांसी। क्या है? झांसी है, ये है झांसी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? पिंगेस्ट योजना, पहला ऑप्शन। पिंगेस्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? बताओ, क्वेश्चन नंबर 22। खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो हैं ये अपने को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। और ये जनजाति मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, इसी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है। देखिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में अगर कोई संशोधन करना है उसके लिए है। लेखानुदान, बजट विधेयक, लेकिन विनियोग विधेयक।
अगर संचित निधि से कोई व्यय करना है तो संसद पारित कैसे विधेयक करेगी, तो वो विनियोग विधेयक करेगी, विनियोग विधेयक पास करेगी। ओके, रट लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। इसका मतलब 3 सत्य हैं, 1 असत्य है। तो पहली चीज जानिए कि जो वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में है, ठीक, 360 में है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा करता है, ये भी सही है। जो मंत्रिमंडल है उससे जो है वो सलाह ले लेता है वित्तीय आपात घोषणा करने से पहले। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं है। संसद के अनुमोदन से बिना या 2 माह तक परिवर्तन रहती है। देखिए शुरुआत में ये 2 माह तक रहेगा, इसके बाद बढ़ाना होगा तो पास करके फिर आगे उसके हम उसको बढ़ा देते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यही हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सही है। 143 के तहत ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को क्या देता है, परामर्श देता है। यह परामर्श उच्चतम न्यायालय की स्वप्रेरणा से भी दिया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है फिर से देखिए, पहला हमारा सही है, तीसरा भी हमारा सही है। उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं, जब वो चाहेगा तभी आप दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह दे रहा है राष्ट्रपति को तो वो मानेगा ही, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। उसकी इच्छा होगी तो मानेगा, सही लगेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। तो हमारा ऑप्शन 1 और 3 होगा, ठीक है, 1 और 3 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 में यह प्रावधान किया गया है। ओके, सूची राजनीतिक दल है, इधर गठन वर्ष है। किस वर्ष में कौन से राजनीतिक दल जो है वो गठन हुआ था। तो पहला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। और AIMDAK की स्थापना 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुआ था। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में। तो ए का पहला, बी का तीसरा, ए का पहला, बी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों के उनके गठन वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जानिए कि ये चारों समिति किससे संबंधित हैं, चुनाव सुधार से। किस समिति हैं, चुनाव सुधार से संबंधित हैं, ठीक है। कालक्रम अगर पूछ रहा है तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये आया था 1990 में, ठीक है। तारकुंडे समिति 1974 में, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में और बोहरा समिति आया था 1993 में। ठीक, 4 समितियाँ आई थी। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन होगा सी कालक्रम के सामने बैठाया 2 1 4 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर से 90, इसके बाद 74, इसके बाद 98, इसके बाद 93। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। ये ऐसा प्लेस है और ये एक प्रकार का ये क्या है, हवा है। क्या है, एक हवा है और ये एरिया है। इस एरिया में हवा कहाँ पे क्या सा है बताइए। तो ब्लिजर्ड हवा कहाँ चलता है बताओ, कनाडा में, कनाडा में चलता है। ब्रिकफिल्डर हवा जो है वो आओ सी देते हैं। हरमट्टन जो कहाँ चलता है, नाइजर में। और पैम्पेरो चलता है अर्जेंटीना में। और ब्रिकफिल्डर जो है यह फ्रांस में नहीं चलता है, ये चलता है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अंदर ऑप्शन हमारा बी होगा, यही हमारा गलत है। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, बताओ। ऐसे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो कौन सा हमारा विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो मालदीव, युगांडा और ब्राज़ील, ये तीनों जो है विषुवत रेखा पर हैं, लेकिन बोत्सवाना जो है ये है मकर रेखा पर, मकर रेखा पर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित हैं। कारण कह रहा है कि नदियों की जौर जलयानों का नौसंचालन योग्य बनाने में सहायक होता है। तो लंदन और कोलकाता पत्तन और विकसित है। देखिए लंदन टेम्स नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे? टेम्स। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और दोनों व्यापार के लिए हैं, योग्य हैं नौसंचालन के लिए, नदियों के जोर के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत का भूकंप क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पेटी के अंतर्गत आता है? देखिए ये तो आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। देखिए यह पेटी जो है ना, अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर को पार करते हुए आल्प्स काकेकस हिमालय होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यहीं पर पहुंचते ही ये भारत में आ जाती है। तो हमारा बस भूकंप क्षेत्र यहाँ पे है, मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? तो डेल्टा, वैसे तो कई प्रकार के डेल्टा हैं, ठीक है। एक होता है चापाकार डेल्टा, एक होता है पंजाकार डेल्टा, एक होता है जोरनद मुख डेल्टा, एक होता है दंताकार डेल्टा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दंताकार डेल्टा, ठीक है। तो अब हम सबसे ज़्यादा नदियाँ कैसे बनाती हैं? चापाकार डेल्टा। इसमें जो है नील नदी भी आती है, उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन तो बी ही होगा, लेकिन और भी नदियाँ हैं। नील नदी हैं, राइन नदी हैं, इरावदी नदी हैं, सिंधु नदी हैं, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, मिकांग नदी है, नाइजर नदी है। कई नदियां हैं जो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें पंजाकार डेल्टा, तो मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और हुगली नदी और नर्मदा और ताप्ती नदी ये जोरनदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। और एब्रो डेल्टा ये दंताकार डेल्टा का निर्माण करती हैं, दंताकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्या कहते हैं निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहा जाता है? तो चरनोजेम को जो है काली मिट्टी कहा जाता है, चरनोजेम को काली मिट्टी कहा जाता है। ओके, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम का उद्योग है, उधर राज्य है, बताओ। जेके नगर कहाँ है? बताओ। जेके नगर है पश्चिम बंगाल में। मुरी कहाँ पर है? झारखंड में। रेणुकूट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और दामनजोड़ी ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है? कौन पर्वत करता है? बताओ। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्वीन मॉड पर्वत जो है ये दो भागों में विभाजित करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा है अलास्का धारा, फ्लोरिडा धारा, मोजाम्बिक की धारा। ये तीनों धारा जो है ये गर्म धारा है, और ओसियो जो है ये ठंडी जलधारा है। बस याद रखो, ये तीनों क्या हैं? गर्म है, ये ठंडी है,
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पौने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है? बताइए। पछुआ पौने। कौन से पौने? पछुआ पौने। ऑप्शन हमारा सी होगा। भारत में निम्नलिखित सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है? बताओ। किस कोयले क्षेत्र में पाई जाती है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र। अब बताओ कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र है कहाँ पर? तो ये है एमपी में। झारिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में। बोकारो भी झारखंड में है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो आज की डेट में हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारा ये सेशन? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई सुझाव हो तो इस पर कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।